साथियों, चैप्टर 127, 128 और 129 में हमने आपसे क्रम से हंस योग, शशक योग और रुचक योग के बारे में बात की है और आशा करते हैं इन पंच महापुरुष योगों में से इन 3 महायोगों की कुछ तथ्यपरक बातें आपके संज्ञान में अवश्य आई होंगी। अब इन पंच महापुरुषों में से 2 योग बच जाते हैं। एक शुक्र द्वारा निर्मित किया जाने वाला मालव्य योग और दूसरा बुध द्वारा निर्मित किया जाने वाला भद्र योग। कायदे से इन दोनों ही योगों की चर्चा एक साथ ही होनी चाहिए, क्योंकि बुध और शुक्र इनकी उच्च राशियों के बीच का संबंध आप देखेंगे तो पाएंगे कि दोनों ही एक दूसरे की उच्च राशियों में स्वयं नीच के हो जाते हैं। इसलिए इनकी प्रकृति बिल्कुल अलग तरह की है। लेकिन वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए हम बुध की चर्चा यानी भद्र योग की चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। आज हम यहाँ पर सिर्फ शुक्र द्वारा निर्मित मालव्य योग की ही चर्चा करेंगे और अंत में हम अपने एक दर्शक श्री इंदर पटेल जी का कमेंट भी लेंगे। उनकी एक बहुत ही तल्ख टिप्पणी है, शायद आप लोगों ने देखी भी हो। इनकी टिप्पणी से ऐसा ही लगता है कि ये कई ज्योतिषियों द्वारा या तो दिग्भ्रमित किए गए हैं या इन्होंने स्वयं ही ज्योतिष की किताबें पढ़कर अपनी कुंडली के बारे में कुछ अनुमान लगा लिया गया है। तो इसका भी निराकरण इस वीडियो के अंत में करेंगे। पहले हम मालव्य योग की चर्चा कर लेते हैं। तो इनके कमेंट की चर्चा अंत में करेंगे और इस कमेंट पर जो चर्चा होगी वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है और आप जान पाएंगे कि किताबी ज्ञान और प्रचलित धारणाओं से ज्योतिष का कितना भला हो रहा है या ज्योतिष का स्तर क्या होता जा रहा है। और ये जो मालव्य योग का निर्माण या हंस योग का निर्माण इन्होंने अपनी कुंडली में बताया है, यह भी ठीक वैसा ही भ्रमित कर देने वाला है जैसा कुंभ राशि में बैठे हुए गुरु के बारे में आम धारणाएं हैं कि यह तो सब कुछ देने वाला है, जबकि कुंभ राशि का गुरु कुछ भी नहीं दे पाता है। तो जो भी ज्योतिष के वास्तविक जिज्ञासु हैं वो इस कमेंट पर चर्चा अंत में अवश्य देखें, जिससे इन पंच महापुरुष योगों का वास्तविक अर्थ आप समझ पाएं और कभी भी भ्रमित ना हो। तो आइए अब बात शुरू करते हैं मालव्य योग की। और तथाकथित रूप से इस मालव्य योग के बारे में यह कहा गया है कि शुक्र यदि कुंडली के केंद्र भाव में बैठा हो, अपनी उच्च में बैठा हो या अपनी स्वराशि में बैठा हो तो मालव्य योग का निर्माण होता है। और फलस्वरूप यह कहा गया है कि ऐसा जातक धनी, परिवार, कुटुंब, पत्नी से युक्त, भौतिकतावादी और भौतिक सुखों का भरपूर आनंद लेने वाला होता है। तो अभी तक के जो आपने तीनों योग देखे हैं, हंस योग, शशक योग और रुचक योग, यह तो उनकी उच्च राशि केंद्र में पड़ती है और उसमें वो बैठे हों तो बन जाता है। क्योंकि कालपुरुष की कुंडली में हंस योग के लिए कर्क राशि चौथे भाव में पड़ जाएगी, शशक योग के लिए शनि की तुला राशि सप्तम भाव में पड़ जाएगी और रुचक योग के लिए मंगल की मकर राशि 10वें भाव में पड़ जाएगी और वो इनमें बैठे हों तो ये योग क्रम से पूरे बन जाते हैं। लेकिन शुक्र के बारे में इतना भ्रामक तथ्य फैलाया गया है कि शुक्र यदि केंद्र भाव में अपनी उच्च राशि में या स्वराशि में बैठा हो तो वह मालव्य योग का निर्माण कर देगा। और मालव्य योग के बारे में भी कुल मिलाकर यही कि वह आदमी पूर्णतः भौतिकतावादी होता है, ऐसे भ्रामक तथ्य फैले हुए हैं। शुक्र केंद्र में बैठकर किस तरह से मालव्य योग का निर्माण करेगा यह समझ के परे है। जबकि कालपुरुष की कुंडली में शुक्र की उच्च राशि द्वादश भाव में पड़ती है। और एक तथ्य को आप हमेशा ध्यान में रखिए कि सभी लग्नों की कुंडलियां कालपुरुष की कुंडली के आधार पर ही चलती हैं। मेष लग्न की कुंडली को आप इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि सारे सूत्र वहीं से निकलते हैं और मेष लग्न की कुंडली पर आपने काम कर लिया तो बाकी के लग्न आपको बहुत आसान नजर आने लगेंगे। तो आइए अब शुक्र द्वारा निर्मित
तथाकथित प्रचारित मालव्य योग और वाकई में कैसे मालव्य योग बनेगा, इस पर विचार कर लेते हैं। तो यह आप एक मेष लगन की कुंडली देख रहे हैं। मालव्य योग के बारे में ये कहा गया है कि शुक्र केंद्र में हो, यानी 1, 4, 7 और 10, ये इन चारों केंद्रों में हो या अपनी राशियों में हो, यानी वृक में हो या तुला में हो, तो मालव्य योग का निर्माण होता है। अब 7वां भाव यहाँ पर केंद्र भी है और यहाँ पर तुला राशि भी है, तो 7वां भाव तो यहाँ पर कॉमन हो जाएगा। इसलिए अब कुल 5 स्थितियां शुक्र के मालव्य योग निर्माण के लिए बताई गई हैं। अब देखते हैं शुक्र यदि पहले केंद्र यानी लग्न में ही हो तो यहाँ पर क्या स्थिति बनती है। ये शुक्र यहाँ लग्न भाव में होगा, पहले भाव में। अब यहाँ पर शुक्र की उच्च राशि मीन पड़ रही है 12वें भाव में और अपने भाव से दूसरा बैठेगा। यदि लग्न में होगा तो शुक्र यहाँ पर अपने उच्च भाव से दूसरा हो जाएगा। तो इस स्थिति में जातक धनीमानी भी होगा, कुटुंब का पालन पोषण करने वाला भी अच्छी तरह होगा। तो शुक्र की यहाँ पर कुल मिलाकर स्थिति कुटुंब धन परिवार के मामले में तो बेहतर ही रिजल्ट दे पाएगा, लेकिन ये भी मालव्य योग का निर्माण कर नहीं पाएगा। ये पंच महापुरुष योगों में एक जो विशेषता होती है, वो विशेषता यहाँ पर लग्न में बैठा हुआ शुक्र नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर लग्न भाव में बैठा शुक्र मालव्य योग का निर्माण नहीं करेगा। और यहाँ पर एक बात आप और ध्यान में रखिए कि जैसे ये शुक्र अपने उच्च भाव से दूसरा बैठा है, इसी तरह कोई भी ग्रह हो यदि अपनी उच्च राशि से दूसरे भाव में बैठा है तो वह धन परिवार कुटुंब इस मामले में बहुत अच्छे फल दे जाता है। ये खाली शुक्र के बारे में ही नहीं है, इस फार्मूले को आप किसी भी लग्न में किसी भी ग्रह के साथ लगा सकते हैं। अब अगले केंद्र की स्थिति देख लेते हैं। ये चौथे भाव में यदि शुक्र यहाँ पर जो कर्क राशि में बैठा हुआ है, यह क्या फल दे पाएगा। अब यहाँ पर बैठा हुआ शुक्र अपनी उच्च राशि मीन से पंचम होगा। तो इस स्थिति में यह जातक आत्मवान और राष्ट्र प्रेमी होगा और इसमें चूंकि यहाँ नीच से एकादश हो जाएगा, तो एकादश भाव के एक्टिव होने से इसमें कोई ज्यादा लोभ लालच छल कपट या ज्यादा इच्छाएं वगैरह नहीं होंगी। मतलब ये भौतिकतावादी नहीं हो सकता। ये पंचम भाव यहाँ पर जागृत करेगा, तो पंचम भाव जागृत होने की वजह से ये भौतिकतावादी नहीं होगा, जबकि शुक्र का गुण है भौतिकता, तो वह ये शर्त भी यहाँ पर पूरी नहीं होती है। इसलिए ये चौथे भाव में शुक्र बैठा हो तो यह भी मालव्य योग का निर्माण नहीं करेगा। अब यहाँ पर 7वें भाव तुला राशि में अगर शुक्र बैठा होगा तो एक हिसाब से यह भी मालव्य योग का निर्माण ही बताया गया है। और यहाँ पर तो केंद्र में भी है और स्वराशि में भी है, यानी डबल मालव्य योग बन जाएगा। तो यहाँ तो बल्ले बल्ले हो जानी चाहिए, पर यह शुक्र यहाँ पर भी किसी भी तरह से मालव्य योग के फल नहीं देगा, क्योंकि ये शुक्र अपनी उच्च राशि से यहाँ पर अष्टम हो जाएगा और अपनी नीच राशि से दूसरा हो जाएगा। तो इस स्थिति में जातक को धन परिवार कुटुंब इनसे वंचित रखेगा और भौतिक सुखों की बात तो आप छोड़ दीजिए, बल्कि ये शुक्र कर्ज के जाल में और फंसा देगा इसको। तो यह मालव्य योग तो नहीं हो सकता। और वैसे भी आप एक बात का ध्यान रखिए, जैसे हमने आपको उच्च से दूसरे बैठे ग्रह के बारे में बताया था, यहाँ भी आप ध्यान रखिए किसी भी लग्न में कहीं भी शुक्र यदि तुला राशि में बैठा है तो वह कभी भी अच्छे फल देने में समर्थ नहीं होता। अधिकतर कुछ एक स्थितियों को छोड़ दें, क्योंकि यह अपनी उच्च से 8वां और नीच से दूसरा हो जाता है। तुला का शुक्र कभी भी मालव्य योग तो छोड़िए अच्छे फल भी देने में सक्षम नहीं होता है। आइए अब अगले केंद्र की बात कर लेते हैं। 10वां भाव मकर राशि में शुक्र बैठा हो तो यहाँ पर क्या होगा। अब यहाँ पर शुक्र अपनी उच्च राशि से तो एकादश हो जाएगा, द्वादश में उच्च है। अब यहाँ पे 10वां भाव इस केंद्र में बैठे हुए शुक्र की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर शुक्र अपनी उच्च राशि से एकादश हो जाएगा और अपनी नीच राशि कन्या से यह पंचम होगा। तो ऐसे में क्या होगा कि कन्या संतान की तो अधिकता होगी, इसको पुत्र संतान पैदा होने में बड़ी दिक्कत आएगी और दुनिया भर की इच्छाएं पालेगा, क्योंकि ये एकादश भाव यहाँ पर जागृत होगा तो इसमें दुनिया भर की इच्छाएं रहेंगी। और अपने
सप्तम भाव से यहाँ पे फोर्थ हो जाएगा, चतुर्थ हो जाएगा। तो इसकी वजह से चतुर्थ और सप्तम का जब मेल होता है तो यह कामुकता बढ़ाने वाला होता है। तो यहां भी यह मालव्य योग का सृजन नहीं होगा। यानी 1, 4, 7, 10 इन चारों केंद्रों में शुक्र मालव्य योग का निर्माण नहीं कर सकता। अब रही स्वराशि की बात, तो तुला राशि में तो ये इस केंद्र में है ही। अब ये वृष राशि को भी देख लेते हैं कि वृष राशि इनकी स्वराशि है, तो ये यहाँ पर मालव्य योग का निर्माण कर पाएंगे क्या? अब यहाँ देखिए अपने उच्च से तीसरा हो जाएगा। तो यहाँ पर जातक का 12वें भाव के साथ साथ दूरी तीसरी होने से ये तीसरा भाव बढ़ेगा। इसके फलस्वरूप जातक मेहनती और पराक्रमी होगा, और चूंकि तीसरा बढ़ रहा है तो नवम कमजोर होगा, तो इसमें कोई ज्यादा धार्मिकता वगैरह होगी नहीं। यह अपनी मेहनत पे ही भरोसा करके आगे बढ़ने वाला होगा। किसी भी तरह से ये तीसरा भाव मेहनत का, पराक्रम का होने के कारण इसको ये 12वें भाव के फल जो कि शुक्र देता है, या जिसका कारक कहा जाता है कि शुक्र भोगों का कारक है, तो यह दूसरे भाव में वृष राशि में बैठकर भी मालव्य योग का निर्माण नहीं करेगा। तो ये सारी स्थितियां हमने मालव्य योग के बारे में देख ली कि जो कि आमतौर पर किताबों में लिखी गई है। ये सारी कवायद करने का मतलब यही है कि आप अच्छी तरह इसको देख लें कि शुक्र यहाँ पर मालव्य योग का निर्माण तो नहीं कर सकता। अब सवाल ये उठता है कि मालव्य योग बनेगा कैसे? तो एक सिंपल सा सिद्धांत है इन पंच महापुरुष योगों के बारे में। मेष लग्न में 12वें अपनी उच्च राशि में शुक्र बैठा हो तो यह मालव्य योग का निर्माण कर देगा। अब यहाँ पर क्या होगा कि एक तो 12वां भाव तो एक्टिव है ही है उच्च होने की वजह से, दूसरा 12वें भाव अपनी ही उच्च राशि में बैठा है तो यह लग्न भाव भी एक्टिव हो जाएगा। यानी यहाँ पर कुल मिलाकर 12वां भाव बली होगा और लग्न बली होगा। अब इसका मतलब यही है कि 12वें भाव की वजह से ये जातक पहले जीवन का आनंद लेगा। माने ये शुक्र यहाँ पर काम से राम तक की यात्रा तय करता है। कुल मतलब आप इसी से समझ लीजिए, इसका मतलब यही है कि 12वें भाव से जातक पूरी तरह से संसारी होगा, जीवन के सारे आनंद लेगा, काम भावना भी रहेगी, संसार को भी भोगेगा। लेकिन इस 12वें भाव के फल उठाने के बाद इसकी यात्रा लग्न की यात्रा होगी। 12वें भाव के फल उठा लेने के बाद यानी इन भौतिक सुखों को उसके बाद यह क्षण भंगुर समझेगा और इन भौतिक सुखों को यह मिथ्या समझ के इनको त्यागने की तरफ बढ़ जाता है। सारे सुख इसको फालतू के लगने लगते हैं और इसी वजह से यह मालव्य योग जातक को चेतना की एक नई ऊंचाई पे ले जाता है और आत्मज्ञान की ऊंचाइयों तक पहुंचने की सामर्थ्य इस शुक्र में है। यानी ये शुक्र वाकई मालव्य योग है, ये काम से राम तक की यात्रा है। तो वास्तव में मालव्य योग का असली मतलब भी यही होता है और इसका निर्माण भी इसी तरह होता है। इसी तरह से आपको अन्य लग्नों में मालव्य योग देखना हो तो पहले हमने जो सूत्र आपको बताए थे पिछली पोस्ट में 127, 128 और 129 में, उसी तरह से कन्वर्सन करके आप मालव्य योग का निर्धारण कर सकते हैं। संक्षिप्त में हम आपको बता देते हैं कि वृष लग्न में सूर्य यदि द्वादश भाव में होंगे तो वहां उनकी उच्च राशि मेष होगी, तो मेष राशि में बैठकर सूर्य वृष लग्न में मालव्य योग का निर्माण कर देंगे। ऐसा ही मिथुन लग्न में चंद्र द्वारा होगा, क्योंकि वहां पर वृष राशि में विराजमान होंगे तो मालव्य योग बन जाएगा। और कर्क लग्न में 12वें भाव में मिथुन राशि पड़ती है और मिथुन में कोई उच्च का ग्रह नहीं होता, इसलिए कर्क लग्न में मालव्य योग का निर्माण नहीं होगा। इसी तरह सिंह लग्न में गुरु द्वारा मालव्य योग का निर्माण होगा, क्योंकि 12वें भाव में कर्क राशि है जो कि गुरु की उच्च राशि है और गुरु वहां बैठे होंगे तो मालव्य योग बनाएंगे। इसी तरह कन्या लग्न में 12वें भाव में केतु की उच्च राशि सिंह होगी तो वहां केतु बैठकर मालव्य योग बनाएंगे। और तुला लग्न में 12वें भाव में बुध की उच्च राशि कन्या होगी तो बुध वहां बैठे होंगे तो मालव्य योग बना देंगे। इसी तरह वृश्चिक लग्न में 12वें भाव में तुला राशि होगी तो शनि वहां बैठे होंगे तो मालव्य योग का निर्माण वृश्चिक लग्न में हो जाएगा। अब धनु लग्न में
12वें भाव में वृश्चिक राशि पड़ती है और वृश्चिक में आप जानते हैं कि कोई भी ग्रह उच्च का नहीं होता है, इसलिए धनु लग्न में किसी तरह का मालव्य योग नहीं मिलेगा। और आज का हम जो सवाल अंत में लेने वाले हैं वो भी धनु लग्न के ही हैं। खैर उस पर बाद में बात करते हैं, अभी हम ये बात संक्षिप्त में यहाँ पूरी कर लेते हैं। इसी तरह से मकर लग्न में भी 12वें भाव में धनु राशि होने से मकर लग्न में भी कोई मालव्य योग नहीं बनेगा, यानी धनु मकर इन दोनों ही लग्नों में मालव्य योग नहीं बनेगा। अब कुंभ लग्न में 12वें भाव में मंगल की उच्च राशि मकर पड़ेगी, तो मंगल 12वें भाव में बैठे होंगे तो मालव्य योग का निर्माण करेंगे। और मीन लग्न में 12वें भाव में कुंभ राशि होगी तो वहां पर राहु बैठे होंगे तो वो मालव्य योग का निर्माण कर देंगे। तो अभी तक हमने मालव्य योग के बारे में पूरी बात को समझ लिया है कि किन परिस्थितियों में मालव्य योग बनेगा और किन में नहीं बनेगा। अब मालव्य योग के बारे में दो बात विशेष रूप से सामने आती हैं कि 12वें भाव में उच्च है और वहीं 12वें भाव में मालव्य योग का निर्माण करने वाला ग्रह बैठा है, यानी वहां 12वां भाव और लग्न ये दो भाव एक्टिव होते हैं। 12वें भाव के बलशाली होने की वजह से पहले तो जातक 12वें भाव के फल यानी दुनिया के रास रंग को भोगता है, जीवन के आनंद लेता है, लेकिन 12वें भाव के साथ ही उसका लग्न भी उतना ही शक्तिशाली हो गया है। इस वजह से इन रास रंगों को भोगने के बाद वो अपनी चेतना की तरफ लौटता है और अपने स्वरूप को पहचानने की कोशिश करता है और आत्मज्ञान की तरफ बढ़ता है। इसीलिए यह मालव्य योग है, यानी शुक्र द्वारा निर्मित यह मालव्य योग काम से राम तक की यात्रा है। यह बहुत सुंदर योग है। अब हमने शुरुआत में आपसे जिस कमेंट के बारे में बात की थी उस पर कुछ चर्चा कर लेते हैं। ये एक दर्शक हैं श्री इंदर पटेल जी, ये लिखते हैं, एक सेकंड में इनका कमेंट यहाँ लगा भी देता हूँ और पढ़कर भी सुना देता हूँ। मेरे धनु लग्न में 4 हाउस में गुरु शुक्र एंड राहु तीनों हैं, हंस मालव्य सब हैं, पर दर दर की ठोकरें खा रहा हूँ। कुछ ऊंच नीच नहीं होता, ज्योतिष पागल बनाने का तरीका है। फिर ये खुद की ही रिप्लाई में लिखते हैं, है कोई ज्योतिषी जो मेरे कुंडली बता सके। तो ये इन्होंने कमेंट किया है। तो साथियों, जब हम पढ़ी पढ़ाई और सुनी सुनाई बातों पर यकीन करके ज्योतिष करेंगे तो ऐसे कमेंट सुनने के लिए बिल्कुल तैयार रहिए, ये मिलेगा ही। चाहे ये इन्होंने स्वयं ने किसी किताब में पढ़कर अपनी कुंडली में हंस योग और मालव्य योग बना लिया हो या किसी ज्योतिषी ने इनको बता दिया हो। अब आप स्वयं कमेंट करके ये बताइए कि इनकी कुंडली में हंस योग और मालव्य योग है या नहीं। आपको इन दोनों योगों के बारे में हम बता चुके हैं, सिर्फ एक भद्र योग के बारे में बताना रह गया है जो कि हम अगली पोस्ट में करेंगे। तो आप इसको चेक करिए, हमारे जवाब की प्रतीक्षा मत करिए, इस वीडियो को यहीं पर पॉज करिए और आप पहले यह जो स्थिति है इसका निर्धारण कीजिए कि इनकी कुंडली में हंस योग और मालव्य योग है या नहीं। इनकी कुंडली हम ऊपर आपको लगा देते हैं, उदाहरण स्वरूप ऊपर आप देख लीजिए और बताइए। वीडियो को यहीं पर पॉज करिए, उसके बाद आगे का वीडियो देखिए। अब इनकी कुंडली में चौथे भाव मीन राशि में गुरु बैठे हैं। इस गुरु से इन्होंने हंस योग बना ली, जबकि गुरु हंस योग यहाँ पर नहीं बनाएंगे क्योंकि मीन राशि गुरु की राशि है ही नहीं, यह केतु की राशि है। और यूं भी स्वराशि में बैठे ग्रह से कोई पंच महापुरुष योग नहीं बनता, यह ध्यान में रखिए। तो पटेल जी, आपकी कुंडली में हंस योग नहीं है, एक बात तो यह है। और चौथे भाव में उच्च के शुक्र बैठे हुए हैं मीन राशि में, इसको आपने मालव्य योग समझ लिया। जबकि अभी तक का वीडियो आपने देखा हो तो हमने मालव्य योग की स्थितियां आपको बता दी हैं। केंद्र में बैठकर उच्च राशि में शुक्र मालव्य योग नहीं बनाएगा तो आपकी कुंडली में मालव्य योग भी नहीं है। मालव्य योग 12वें भाव में
अपनी उच्च राशि में बैठा हुआ कोई ग्रह ही बना सकता है। तो पटेल साहब, आपकी कुंडली में दोनों ही योग नहीं बनते हैं, तो इसके बारे में अब और मैं क्या कह सकता हूँ। मुझे तो ये योग यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहे हैं, होते तो अवश्य आपको इनका रिजल्ट मिलता। तो साथियों, मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि किताबों में पढ़ी हुई बातों को बिना अपने तर्क की कसौटी पर कसे हुए सच मत मानिए, उनको आजमा कर देखिए। आपको कुछ तथ्य नजर आए तो ही उन पर विश्वास कीजिए, वरना तो यह जगहसाई वाला काम ही होगा। तो अब आज के चैप्टर को यहीं पर विराम देते हैं और अगली बार आपसे मिलते हैं किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए जय जय सिया राम।